दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्नेक एंड द हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्नेक का मतलब सांप और हंटर का मतलब होता है शिकारी, और ये एक नाउन है। स्नेक एंड द हंटर मतलब कि सांप और शिकारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a hunter was passing by a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इस तरह के वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों पासिंग बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस आ हंटर वॉज पासिंग बाय अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, जो कि एक एडजेक्टिव है। मतलब एक बार एक शिकारी एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। He had his gun with him। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और इस तरह के वाक्यों को बनाने में हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां आप ये दर्शाना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों को पजेसिव, पास्ट पजेसिव के वाक्य कहा जाता है। साथ में वहाँ हैड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड हिज गन विद हिम मतलब उसके पास उसकी बंदूक थी। When he was a little deep in the forest, he saw a pigeon perched on a branch of a tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है when he was a little deep in the forest, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? When he was a little deep, लिटिल मतलब थोड़ा, डीप मतलब गहरा। When he was a little deep in the forest मतलब जब वह जंगल में थोड़ा अंदर, डीप मतलब गहरा या अंदर, थोड़ा अंदर था। ही सॉ उसने देखा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सो। ही सॉ अ पिजन उसने कबूतर को देखा। पर्ज्ड दोस्तों ये एडजेक्टिव है। पर्ज्ड का मतलब होता है बैठा हुआ। उसने कबूतर को बैठा हुआ देखा। ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री एक पेड़ की शाखा पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? When he was a little deep in the forest मतलब जब वो जंगल के थोड़ा भीतर था, अंदर था। he saw a pigeon perched on a branch of tree उसने एक कबूतर को एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए देखा। चलिए आगे देखिए। He aimed at the pigeon with his gun and was about to pull the trigger। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इसकी वर्ब को नोट कर लीजिए।
AIM, एम का मतलब होता है निशाना लगाना, जो कि एक वर्ब है, और यहाँ उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है एम्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही एम्ड एट द पिजन, उसने और एट मतलब पर, उसने कबूतर पर निशाना लगाया, विद हिज गन अपनी बंदूक से, एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर। दोस्तों अबाउट टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो वहां पर वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर खींचने वाला था, पुल मतलब खींचना, वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, वैन जब, आ स्नेक एक सांप, फ्रॉम नोवेयर कहीं से, केम आ गया, बिहाइंड हिम, और ये कम की सेकंड फॉर्म में, केम बिहाइंड हिम उसके पीछे आ गया, एंड बिट हिम। और दोस्तों ये बाइट की सेकंड फॉर्म है, बाइट का मतलब होता है काटना, आप उसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, BITE, और ये सेकंड फॉर्म है बिट, एंड बिट हिम, और उसको काट लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला, ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर When a snake from nowhere came behind him and bit him, मतलब उसने अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया, या कह सकते हैं निशाना साधा, and was about to pull the trigger, और वो ट्रिगर को खींचने वाला था जब a snake from nowhere came behind him and bit him, मतलब एक सांप कहीं से उसके पीछे आ गया और उसे काट लिया। चलिए आगे देखिए, द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे एंड फेल डाउन। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव होंगे तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये FELL ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म है फेल। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द शूट हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे, प्रे मतलब शिकार, मतलब शिकारी अपने शिकार को शूट नहीं कर सका, मतलब अपने शिकार को गोली नहीं मार सका, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया। द इफेक्ट ऑफ द snake's venom was so strong that within no time his body began turning blue and he started rolling on the ground, frothing at his mouth। क्या अर्थ हुआ, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वेनम, और यहाँ स्नैक के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो स्नैक्स वेनम का मतलब हुआ सांप का जहर, विष, वेनम, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वेनम वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो सांप के जहर का जो इफ़ेक्ट था, जो मतलब कि उसका प्रभाव था, वो सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना ज़्यादा मतलब कि ताकतवर था, वो इतना ज़्यादा मजबूत था, ताकतवर था, दैट विद इन नो टाइम मतलब कि देखते ही देखते, हिज बॉडी बिगेन टर्निंग ब्लू, और ये बिगिन की सेकंड में बिगिन, और टर्न का मतलब होता है बदलना। हिज बॉडी बिगेन टर्निंग ब्लू, उसका जो शरीर था वो नीला होने लगा, नीला पड़ने लगा। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोल मतलब लौटना, एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर लौटने लगा। फ्रॉथिंग एट हिज माउथ, अपने मुंह से झाग निकालते हुए। चलिए आगे देखिए, वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ। दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान, और ये जो डाइंग है ये डाई की फोर्थ फॉर्म है, डाई मतलब मरना, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट। वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब कि मरते हुए उसने मन ही मन सोचा, उसने सोचा। द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे
या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ का यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट जो है वो स्नेक है और उसके साथ ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा, वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब मरते हुए उसने मन में सोचा, द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन, मतलब सांप ने मेरे साथ वो किया है, वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन, जो मैं, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, जो मैं उस निर्दोष कबूतर के साथ करने जा रहा था। तो उसने मरते समय क्या सोचा कि सांप ने मेरे साथ वो किया है जो मैं उस निर्दोष कबूतर के साथ करने जा रहा था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका क्या मॉरल है, अननेसेसरीली हार्मिंग समवन नेवर बियर्स गुड रिजल्ट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, अननेसेसरीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ, इस कहानी का मॉरल क्या निकला, अननेसेसरीली हार्मिंग समवन। और दोस्तों हार्म का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। अननेसेसरीली हार्मिंग समवन मतलब कि किसी को भी अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाना। नेवर बियर्स गुड रिजल्ट, कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो इस पूरी इसकी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करना या किसी को हानि पहुंचाना कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता है। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा कहानी में बताया गया है, हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक्ड द स्टोरी एंड इफ़ यू रियली enjoyed and if you really want to appreciate my hard work, I request you to kindly just like this video and subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting notifications whenever I upload a new video. And apart from this, keep on practicing, and guys, whenever I just start my video, I always request you to kindly note down the vocabulary, so which is very important. So whenever you just watch my videos, you must make a note of all the new vocabulary. And apart from this, if you also get a chance to learn the grammar structures, you should also make a note. And apart from this, that you can practice at home and you can learn grammar. And if you really want to improve your communication skills, what you can do, just start talking to yourself in English only, or if you get a chance to talk to someone, maybe your friends or anyone, just try to speak in English. And the reality is that if you want to speak in English, or if you really want to improve your English, if you wanna be a good speaker, so the mantra is that the more you speak, the more you learn. So never hesitate, be confident, trust yourself, and try to speak in English. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.